जेल में ससुराल। इंदौर के रहने वाले छोटे व्यापारी रमेश बाबू के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा दिनेश। सूरज की शादी की बात चल रही थी और लगातार एक के बाद एक उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। पापा, मैंने सोचा मैं किसी जॉब वाली लड़की से ही शादी करूं। हमारे व्यापार का तो आप देख रहे हो ना, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। मेरी पत्नी की नौकरी होगी तो कम से कम आने वाले समय में चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर गृहस्थी की गाड़ी को खींची लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। वैसे भी बाद में पछताने से अच्छा यही है कि हम अभी ही लड़की ढूंढने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दें, लेकिन तेरी पसंद की लड़की ही तेरे लिए ढूंढ कर लाए। बेटे की पसंद को ध्यान में रखकर रमेश बाबू नौकरी करने वाली एक होनहार, घरेलू और सुशील लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। रमेश भाई साहब, आपके बताए अनुसार एक लड़की मिली है। नाम है जानवी, नौकरी भी करती है। आपके यहाँ बात जम सकती है। बस एक बात है जो मुझे थोड़ी सी चुभ रही है। क्या बात है पंडित जी? जो भी बात है खुलकर बताइए। बात ऐसी है रमेश बाबू, लड़की हमारे शहर में रहकर नौकरी नहीं करती। लड़की की नौकरी दूसरे स्टेट में लगी हुई है, इसलिए उसकी शादी में थोड़ी समस्या आ रही है। दरअसल दूसरे स्टेट में नौकरी होने के कारण लड़की का ट्रांसफर नहीं हो सकता और लड़की किसी भी हालत में अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। पर आजकल के लड़कों की ईगो तो आप जानते हैं भाई साहब। जब लड़कियां किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं तो लड़के भला क्यों ही झुकेंगे। इसलिए इंदौर शहर में जानवी के लिए रिश्ता ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्थिति थोड़ी कठिन तो है पंडित जी, फिर भी मैं अपने बेटे से बात करके बताता हूँ। पंडित जी का फोन रखने के बाद रमेश बाबू अपने बेटे को बुलाते हैं। सूरज बेटा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही एक रिश्ता अब पंडित जी ने बताया तो है, लेकिन समस्या यह है कि लड़की दूसरे स्टेट में नौकरी करती है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता और नौकरी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर शादी के बाद वो हमारे साथ हमारे घर में रह नहीं पाएगी, बस छुट्टियों में घर आ सकेगी। अब तुम सोच लो। ठीक है पिताजी, अब इतनी अच्छी उसकी नौकरी है, घर संभालने के लिए उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तैयार हूँ। आप पंडित जी को कह दीजिए कि वो लोग हमारे यहाँ मिलने के लिए आ जाए। एक बार लड़की से मिल लेते हैं, अगर सब कुछ सही रहेगा तो बात आगे बढ़ा लेंगे। बेटे की सलाह जानकर रमेश बाबू जानवी के मम्मी पापा को रिश्ते के लिए अपने घर बुला लेते हैं। रमेश बाबू, पंडित जी ने आपको हमारी बेटी की नौकरी के बारे में तो स्पष्ट रूप से बता दिया था ना, बाद में कोई परेशानी ना हो। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पंडित जी की बात हमने अच्छी तरह सुन भी ली है और समझ भी ली है। हमें जानवी बिटिया के नौकरी करने से कोई समस्या नहीं है। मेरा बेटा बड़े खुले विचारों का है। उसका कहना है जब जानवी ने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत की है, उसे इतने संघर्षों के बाद इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तो फिर शादी ब्याह के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। ये तो पति पत्नी की आपसी समझदारी की बात होती है। बहन जी, आपके परिवार से मिलकर मेरी तो आधी से ज्यादा टेंशन ही खत्म हो गई। अगर आपको बाकी बातें सारी ठीक लग रही हो तो दोनों बच्चों की शादी की बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और ये तो हमारे बेटे के लिए सौभाग्य की बात होगी कि उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है। अरे हम भी गर्व से बताएंगे अपने रिश्तेदारों को कि हमारी बहू मास्टर नहीं है। कोई छोटी मोटी बात है क्या। सूरज की मां की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बहुत धूमधाम से सूरज और जानवी की शादी होती है और शादी के बाद जानवी अपने ससुराल आ जाती है। भाई, हमें तो लगता है एक काम भी करना नहीं आता होगा इसे। अब तो सारी जिंदगी भाभी आप ही को गृहस्थी संभालनी पड़ेगी। पहली बात तो ये आपके साथ रहेगी नहीं, और दूसरा ऐसी नौकरी करने वाली लड़कियों का घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। हमारी बात पर यकीन ना हो तो बहू की पहली रसोई में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बुआ जी की बातें सुनकर सूरज की मां बहू के पास रसोई में जाती है। जानवी बेटा, अपनी बुआ की बातों को दिल पर मत लगाना, जीजी की आदत है। उनके लिए अपने मन में कोई द्वेष मत रखना बेटा। थोड़ी तीखी जुबान है लेकिन मन की काली नहीं है वो। समय आने पर मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मैं समझती हूँ। मैं इस घर में नई हूँ और फिर एक नौकरी करने वाली बहू के साथ एडजस्ट करना उतना आसान भी तो नहीं होता ना। लोगों के मन में तरह तरह की बातें तो आती ही हैं। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ। सास को आश्वासन देने के बाद बहू जानवी रसोई में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर देती है। घंटों की मेहनत के बाद जानवी ने डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक डिशेस लाकर सजाती थी। अरे भाभी, कमाल कर दिया आपकी बहू ने। सही बताओ, ये सब जानवी बहू ने अकेले बनाया है? हमें तो लग रहा है कि आप रसोई की तरफ जा रही थी, आप ही ने तो नहीं बना दिया सब कुछ। अरे जीजी, आप भी कमाल करती हो। हम तो तब से आपके साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं, हम कब गए रसोई में।
और हमारे पास कौन सी जादू की छड़ी है कि इतना 56 भोग हम ऐसे छड़ी घुमाकर बना देंगे। यकीन करिए ये सब बहू ने ही बनाया है। नौकरी करने वाली लड़की बुरी नहीं होती। मेरी बहू अगर बाहर का काम संभाल सकती है तो उतनी ही कुशलता से घर भी देख सकती है। जानवी ने अपनी पहली रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया। शादी के लिए जानवी ने स्कूल से पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। ये 15 दिन ससुराल में हंसते मुस्कुराते कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। 15 दिन के बाद सही बताऊं तो बहू, अब तो मुझे भी लालच आ गया है। दिल करता है तुझे वापस तेरी नौकरी पर जाने ही ना दो, हमेशा के लिए अपने पास रख लो। तेरे घर में आने के बाद ना ये घर घर लगने लगा बेटा। अब मुझे समझ में आया लोग क्यों कहते हैं कि घर में एक बेटे का होना बहुत जरूरी होता है। आप चिंता क्यों करती है माँ जी? मुझे जैसे ही 2 दिन की भी छुट्टी मिलेगी ना, मैं वापस जरूर आऊंगी। और फिर अब तो मेरे इंदौर शहर में 2 घर है। आप लोगों से मिले बिना मेरा भी तो मन नहीं लगेगा। नम आंखों से सूरज की मां ने अपनी बहू को विदाई दे दी। सूरज और जानवी की शादी को 6 महीने बीत गए थे। जानवी पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रही थी और इधर सूरज अपने पिता के साथ उनका व्यापार संभालने में जी जान से लगा हुआ था। एक रोज, अरे सेठ राम प्रकाश जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब क्या बताए आपको रमेश बाबू, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अभी एडवांस पेमेंट लेकर आए हम। ये पैसा आप रख लीजिए, 2 दिन बाद मेरा नौकर आकर माल ले जाएगा। अरे लेकिन राम प्रकाश जी, हुआ क्या? पूरी बात तो बताइए। कितने महीनों बाद दर्शन दे रहे हैं आप, और फिर आधी अधूरी बात बताकर जल्दबाजी में भागे जा रहे हैं। रमेश जी, अभी तो मुझे इजाजत दीजिए, बाकी की बातें मेरा नौकर आएगा, वही आपको बता देगा। सूरज बेटा, ये पैसे उठाकर तिजोरी में रख दो, और 2 दिन बाद राम प्रकाश जी का नौकर आएगा तो माल उसको दे देना। बाबूजी, ये तो पूरे 50 लाख है। इतने रुपयों का माल हमारे पास कहाँ है? कितने रुपए का सौदा तय किया है आपने? बेटे की बात सुनकर रमेश बाबू प्रश्न चिन्ह के साथ राम प्रकाश की ओर देखने लगते हैं। अरे रमेश जी, आप इसे अपनी एडवांस पेमेंट समझ लीजिए। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं मिलता हूँ। आप सब रखिए ना पैसे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अगले दिन रमेश और सूरज अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी उनकी दुकान के सामने आकर रुकती है। क्या राम प्रकाश नाम के किसी आदमी को आप जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। सिपाही, तलाशी लो इनकी तिजोरी की। सिपाही जाकर तिजोरी की तलाशी लेता है तो वहां 40 लाख रुपए रखे हुए दिखाई देते हैं। सर, इनकी तिजोरी में 40 लाख रुपया है। इसका मतलब राम प्रकाश सही कह रहा है। पुलिस क्यों आई है मेरी दुकान पर? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और क्या किया है राम प्रकाश जी ने? आप यहाँ किस बात की तलाशी लेने के लिए आए हैं? एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से पुलिस से सवाल जवाब करते हो। हवालदार, गिरफ्तार कर दो इन दोनों को और जेल में डाल दो। बाकी की बातें बाद में करेंगे। अरे लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें क्यों जेल में डालेंगे आप? देखिए, मुझे याद आया, राम प्रकाश जी ने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 10 लाख ले जाकर मैंने अपने घर पर रख दिए। घर पर मेरी पत्नी होगी और छोटा बेटा। बाकी के पैसे भी आपको मेरे घर पर मिल जाएंगे। लेकिन आप हमें छोड़ दीजिए, हमारा इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। लगता है पूरा परिवार इसमें शामिल है। ऐसा करो, घर पर जो इसकी बीवी और बेटा है ना, उन्हें भी उठाकर थाने लेकर आओ। इंस्पेक्टर रमेश और उसके बेटों की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देता है। राम प्रकाश ने जो रुपए आपको दिए वो एक डकैती से लूटा गया पैसा था। पैसों की बरामदगी आपके पास से हुए, इसलिए इस केस में आपके ऊपर संगीन धाराएं लगेगी। अब मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने तो सामान के लिए पैसा लिया था राम प्रकाश जी से। मेरी दुकान से अपनी ज्वेलरी की दुकान में इस्तेमाल होने वाले पैकिंग बॉक्स ले जाया करते थे वो, और उसी माल की एडवांस पेमेंट देने के लिए उस दिन वो मेरी दुकान पर आए थे। अच्छा, तो तुमने माल बेचा था? लाओ रसीद दिखाओ। कौन सा माल बेचा? कोई बिल तो होगा ना? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रमेश बाबू चक्कर खा जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है सबूत ना होने के कारण आपको हम ही दोषी नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरी बात का यकीन करिए, आपसी व्यवहार के चलते मैंने कोई रसीद नहीं काटी और उनका पैसा लेकर अपनी तिजोरी में रख लिया। रमेश बाबू ने तो अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरे परिवार के जेल में जाने के बाद दुकान पर काम करने वाला नौकर छोटू बहू जानवी को फोन मिलाता है। जानवी भाभी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपका पूरा ससुराल जेल में है। छोटू रोते रोते जानवी को सारी बात बताता है। जानवी तुरंत छुट्टी लेकर इंदौर आती है और जेल में आकर अपने सास ससुर से मिलती है। मम्मी जी, पापा जी, ये सब क्या हो गया? कैसे इतने बड़े केस में फंस गए आप लोग? मुझे सही से बताइए, क्या हुआ था? बस इसी बात का तो दुख है जानवी
कि हमें समझ में नहीं आया कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस राम प्रकाश ने हमें पैसे दे दिए और जल्दबाजी में वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह ही पुलिस ने आकर हमें उठा लिया। पुलिस का कहना है कि वो सब लूट का माल था जो हमारी दुकान से बरामद हुआ। सारे सबूत हमारे खिलाफ है। अब हमें सजा से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर सूरज और उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, चाहे जो हो जाए आप लोगों को सजा नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात पर भरोसा करिए, हमने कोई चोरी नहीं की। अरे हम तो ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं, हमें फंसाया गया है। इस राम प्रकाश ने हमें फंसाया है। देखो, कानून सबूत मांगता है। मेरे इस तरह से आपको सहानुभूति दिखाने से कोई फायदा नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसे आप कोर्ट में पेश कर सके? ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। हम कहाँ जानते थे कि हम इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता बताइए जिससे मैं अपने पूरे ससुराल को इस जेल से बाहर निकाल सकूं। मेरा यकीन करिए, हम सब बेगुनाह हैं। अब तो तुम्हारे परिवार के बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम राम प्रकाश को ढूंढ कर निकाल लाओ। वो यहां आकर बयान दे दे तो तुम्हारा परिवार बच सकता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर बहू जानवी अब राम प्रकाश की तलाश में जुट जाती है। 5 दिन बाद जानवी फिर से जेल में अपने सास, ससुर और पति से मिलने के लिए आती है। बेटा, तो कब तक यहाँ इंदौर में बैठी रहेगी? तेरी नौकरी है, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। हमारी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। तो वापस अपनी नौकरी पर चली जा। हमारा तो कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कितना समय इस जेल में बिताना पड़ेगा। कम से कम उस नौकरी के सहारे तेरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। नहीं माँ जी, आप लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मुसीबत के समय अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जानवी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। अपने ससुर के जानने वाले दर्जनों लोगों से वो उनके घर जाकर मुलाकात कर चुकी थी, ताकि कहीं से राम प्रकाश का कोई सुराग मिल सके। एक दिन जानवी ससुर के एक मित्र की दुकान पर पहुंचती है। चाचा जी, विश्वास बनाए रखिएगा, मेरे ससुराल वालों ने कोई गलत काम नहीं किया। गलत केस में फंसाया गया है उन्हें। आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आप किसी राम प्रकाश नाम के आदमी को जानते हैं? पिताजी ने बताया कि राम प्रकाश जी पिछले 7-8 महीने से उनके यहाँ से माल उठाया करते थे। अब अगर वो मार्केट में जाते थे तो कोई तो ऐसा होगा ना जो उन्हें जानता हो। क्या नाम बेटा बताया तुमने? राम प्रकाश। इस नाम का एक आदमी अभी 3 दिन पहले मेरे बेटे की टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में आया था। देश छोड़कर कनाडा जाने की तैयारी में है। कहीं तुम इसी राम प्रकाश की बात तो नहीं कर रही? शुक्ला जी की बात सुनकर जानवी के होश उड़ गए। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? अगर वो राम प्रकाश एक बार देश छोड़कर निकल गया ना, तो मेरे ससुराल वालों को सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसनी पड़ेगी। गलत काम उस राम प्रकाश ने किया और सारा पैसा बाबूजी की दुकान में रखवा कर फंसा उन्हें दिया। अब बरामदगी हमारी दुकान से मिली है तो पुलिस की नजर में तो हम ही दोषी हो गए ना। जानवी की बात की गंभीरता को समझकर शुक्ला जी उसे अपने बेटे की टूर एंड ट्रैवल दुकान पर ले जाते हैं। वहां पर उनका बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स जानवी को दिखाता है। जानवी सारे कागजों की फोटो खींचकर इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। अब और दिन आप लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगी मैंने उस राम प्रकाश का पता निकाल लिया है। इंस्पेक्टर साहब, बस आप किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करके सच कबूल करवाइए। जानवी की निशानदेही पर इंस्पेक्टर राम प्रकाश को धर दबोचता है। एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद राम प्रकाश सारा सच कबूल लेता है कि कैसे उसने लूट का माल सीधे साधे रमेश बाबू की दुकान में रखवाकर उन्हें फंसा दिया और खुद देश से भागने की प्लानिंग कर ली। राम प्रकाश के कबूलनामे के बाद रमेश बाबू अपने पूरे परिवार के साथ जेल से बाहर आ जाते हैं। पूरे ससुराल को जेल से बाहर आता देख जानवी फूल बरसाकर उनका स्वागत करती है। जानवी बेटा, मत डालिए फूल हमारे ऊपर। हम कौन सा बहादुरी का काम करके आए हैं। अरे एक बार को इस जेल ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ये बदनामी जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां भी जाएंगे हर कोई यही कहेगा, हमने जरूर कोई चोरी चकारी करी होगी, तभी तो पुलिस हमें उठाकर ले गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे दुनिया का सामना करूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर तू बुरा ना माने बहू, तो क्या हम तेरे साथ गाजीपुर चलकर रह सकते हैं? माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं किया था जो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत पड़े। और उस राम प्रकाश को पकड़वाने के सिलसिले में मैंने आपके एक परिचित एक इंसान से मुलाकात की है। सभी को आपके ऊपर पूरा भरोसा था। बाकी आप मेरे साथ चलकर गाजीपुर रहे, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन माँ जी मैं नहीं चाहती कि हम लोग इस तरह से मुंह छुपाकर अपना शहर छोड़कर जाएं। अगर हम इस तरह से भाग जाएंगे ना तो लोगों को ये झूठी खबर सच लगने लगेगी। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमारा पूरा ससुराल कोई अपराध करके इंदौर से भाग गया है। ठीक कहा बहू तूने, हम अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब हम इंदौर में ही रहकर अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे। माँ जी, जीवन में हादसे होते रहते हैं, उनसे घबराकर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है। बहू जानवी की बात सुनकर उसकी सास उसे गले से लगा लेती है। जानवी बहू, तुमने साबित कर दिया कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारी वजह से ही आज हम सब जेल से बाहर की दुनिया देख पाए, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुमने देखा ना, जैसे ही हम जेल में गए सभी रिश्तेदारों ने हमसे कन्नी काटनी शुरू कर दी। पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने के बाद जानवी कुछ दिन तक इंदौर में अपने सास ससुर के पास ही रहती है और उनका मनोबल बढ़ाती है। जब उसे महसूस हुआ कि परिवार में सभी लोग सामान्य हो गए हैं तो वो अपने ससुराल से विदा लेकर गाजीपुर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे तो दोनों ही जगह अपनी काबिलियत को साबित करना था।